नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप उनकी राजनीति पर ध्यान दें पिछले 10 साल की, तो वो भौगोलिक दृष्टि से बीजेपी का विस्तार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी विस्तार कर रहे हैं। लेकिन मैं आज उस पर बात नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी का विस्तार कैसे कर रहे हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूं इस विषय पर कि वो देश की राजनीति को कैसे बदल रहे हैं। देश की राजनीति में एक नयापन, एक नया मोड़ लाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अगले 3 साल जो वो बात कह रहे हैं ना कि उनका तीसरा कार्यकाल जो है बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, तो वो जब ये बात कह रहे हैं तो सरकारी फैसलों की ही बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक फैसलों की भी बात कर रहे हैं और सामाजिक स्तर पर होने वाले बदलाव की भी बात कर रहे हैं। तो 2027 तक 3 साल मैं मानकर चल रहा हूँ। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। उस समय तक उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर भारत की राजनीति, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपको मालूम है कि 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद मंडलवादी राजनीति का प्रभुत्व इन 2 प्रदेशों में खासतौर से और नॉर्थ इंडिया में जो है सामान्य तौर पर बढ़ गया था। उस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो ये मंडलवादी ताकतों के जरिए उभरे हुए नेताओं ने ही। शरद यादव ने एक बार कहा था कि मंडल की से जो ऊर्जा निकली, मंडल कमीशन का जो फ़ायदा हुआ, वो सारा फ़ायदा उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 यादव परिवार ले गए और बाकी मंडलवादी जो शक्तियां थीं उनका बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये दोनों यादव परिवार आज भी अपने अपने प्रदेश की राजनीति में बहुत मजबूत ध्रुव की तरह खड़े हैं। बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनका परिवार उत्तर प्रदेश में। यादव वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में अभी तक कामयाब नहीं रही है। उसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि कोशिश की और सफल नहीं हुए, दूसरा अर्थ होता है कि कोशिश ही नहीं की इसलिए सफल नहीं हुए। मेरा मानना है कि यहाँ दूसरा वाला मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इतने सालों में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास ही नहीं किया। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अगर किसी एक जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो सबसे प्रभावशाली है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, या प्रभाव की दृष्टि से देखें, राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से देखें, तो यादव सबसे प्रभावशाली जाति है पिछड़ा वर्ग में, और उसको अपने साथ लाने का बीजेपी ने प्रयास नहीं किया। ये तो बात समझ से परे है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं किया। देखिए, जो शरद यादव ने जो बात कही उसको भी समझिए, तब अब इस बात को समझने में आसानी होगी। इन 2 परिवारों के कारण हुआ ये कि जो अति पिछड़ा वर्ग है पिछड़ा वर्ग में, वो धीरे धीरे जो है मंडल की राजनीति से दूर होता चला गया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ों का समर्थन मिल रहा है तो उसका एक बड़ा कारण यादव समाज है। यादवों की जो राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में देखी अति पिछड़ा वर्ग ने, उनको लगा कि हमको यहाँ भी न्याय नहीं मिलने वाला है। सवर्णों के समय में नहीं मिला, अब यादवों के राज में भी हमको न्याय नहीं मिलेगा। हमारी स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी, उससे बदतर होगी, उससे बेहतर नहीं होने वाली है। इसी वजह से मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था कि मंडल की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ऊर्जा के बावजूद ये 2 पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की, सिर्फ एक बार पिछले 34 साल में सिर्फ एक बार अपनी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिला सके हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा पिछड़ा वर्ग उनके साथ रहा नहीं। पूरा पिछड़ा वर्ग अगर साथ होता तो पिछले 34 साल से सिर्फ इन्हीं का राज होता, कोई हटा नहीं पाता। तो यादव जहां है वहां अति पिछड़ा नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई भारतीय जनता पार्टी को, पहले बिहार में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलने से उसको ये एक्सपेरिमेंट करने में, उसको ये प्रयोग करने में ज़्यादा आसानी हुई। इसीलिए आप याद कीजिए 2010 का विधानसभा चुनाव बिहार का, उसमें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन था
उसको 206 सीटें मिली 243 में से, 206 आउट ऑफ 243। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अति पिछड़ा और सवर्णों का गठबंधन पिछड़ों के गठबंधन से कितना ज़्यादा मजबूत और कितना ताकतवर है। इस ताकत को भाजपा ने और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी ने पहचाना, इसीलिए यादवों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। अब देखिए, एक दौर था, आपको एक नाम याद होगा, एम.एन. श्रीनिवास, बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हुए हैं। उनकी एक थ्योरी है संस्कृताइजेशन की, कि समाज का जो जातीय ढांचा है उसमें सबसे निचले पायदान पर जो है वो ऊपर आना चाहता है, उससे ऊपर जो है उससे ऊपर आना चाहता है। तो उसमें आकांक्षा होती है, उसकी महत्वाकांक्षा ये होती है, ये आकांक्षी समाज है, वो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहता है। इसलिए जो दलित है वो पिछड़ा वर्ग में आना चाहता है, जो पिछड़ा वर्ग में है वो सवर्ण बनना चाहता है। ये एक लंबा समय, एक ऐसा दौर था जब इसकी कोशिश होती थी, लेकिन आरक्षण ने इस स्थिति को बदल दिया। आरक्षण ने ये गंगा उल्टी बहा दी। अब जो जहाँ है वहाँ से नीचे जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? आरक्षण का लाभ मिलेगा। सवर्णों में तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो आंदोलन कर रही हैं कि उनको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। पिछड़ा वर्ग में ऐसी जातियाँ हैं जो चाहती कि उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अनुसूचित जाति में ऐसी कई जातियां हैं जो चाहती हैं कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, सिर्फ इसलिए कि आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो इसकी वजह से ये प्रोसेस उल्टा हो गया है। लेकिन एक और प्रोसेस चल रहा है जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई, जिसमें बड़ा योगदान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है, जो इस संस्कृताइजेशन का एक तरह से मॉडर्न जवाब कह सकते हैं। वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है? अब आप कहेंगे अर्बनाइजेशन और जाति व्यवस्था का क्या लेना देना, दोनों में आपस में क्या संबंध है? बड़ा गहरा संबंध है, और ये आपके आसपास के जीवन से आप समझ सकते हैं। इसके लिए कोई सोशल साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव में अगर रहे हैं तो गांव से निकलकर शहर आए हैं, तो दोनों परिवेश का जो अंतर है उसको समझने की कोशिश कीजिए। गांव में अब भी ऊंच नीच जो की भावना बनी हुई है, कम होती जा रही है, ये अलग बात है। गांव में आपके घर में कोई आता है तो आपको मालूम होता है कि वो किस जाति का है, तो उसको कहाँ पर बिठाना है ये आपको पता होता है। और ये केवल सवर्णों की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग में भी और उससे नीचे अनुसूचित जाति में भी 2-3 जातियां ऐसी हैं जो अपने को सवर्ण जैसा समझती हैं, जो अपने को ऊंचा समझती हैं, सवर्ण न कहिए, ऊंचा समझती हैं, और दूसरी जातियों को छोटा समझती हैं। इसी तरह पिछड़ा वर्ग में है, इसी तरह का भेदभाव जो है सवर्णों और दूसरी जातियों के बीच में है। लेकिन जब आप शहर में आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठकर जब चाय पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तब नाश्ता कर रहे होते हैं, तब आप अपने बगल वाले की जाति नहीं जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपको जो खाना परस रहा है वो किस जाति का है, जो खाना आप खा रहे हैं उसको जिसने बनाया वो किस जाति का है। तो ये शहरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन जो है, वो जातीय पहचान को धुंधला कर देता है, जातीय पहचान गौड़ हो जाती है। तब फ़र्क केवल जो रह जाता है वो अमीर गरीब का रह जाता है। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस जाति का व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, किस जाति का व्यक्ति आपके यहाँ खाना बना रहा है, किस जाति का व्यक्ति रेस्टोरेंट में या होटल में आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको खाना परोस रहा है या खाना बना रहा है, दे रहा है। तो जातीय पहचान धूमिल हो जाती है जैसे ही शहरीकरण बढ़ने लगता है। और देश में गुजरात जो है सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट है और देश भर में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में, उन्होंने जो लाभार्थी वर्ग एक क्रिएट किया, उसने कास्ट आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स थी उसको एक तरह से ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गई, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन वो लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है, ये बात दावे के साथ कही जा सकती है। अब ये ऐसी बात है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है और उस रास्ते पर चल रही है। अब लौट कर आता हूँ पहली बात पर
कि आखिर जो है भाजपा ने कोशिश क्यों नहीं की और अब क्यों कोशिश करेगी। पहले कोशिश नहीं की, मालूम था कि जैसे ही यादव समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे अति पिछड़ा बिदक कर किनारे खिसक जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ा वर्ग जिसको उसने अपने साथ जोड़ा है, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सरकार की लाभार्थी योजनाओं के आधार पर, संगठन में उनकी भागीदारी के आधार पर, सत्ता में हिस्सेदारी के आधार पर, उससे एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि अब ये जो बंधन है ये इतना कमज़ोर नहीं है कि यादव समाज के आने की संभावना मात्र से या यादव समाज के आने से वो बिदक कर दूर चला जाएगा। ये आत्मविश्वास है भाजपा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अब उसको आगे बढ़ा रहा है यादव समाज को भाजपा से जोड़ने के लिए। पहला कदम, बड़ा कदम मध्य प्रदेश में उठाया पार्टी ने, जब विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वैसे मध्य प्रदेश में इससे पहले भी यादव समाज से मुख्यमंत्री बना चुकी है बीजेपी। बाबूलाल गौड़ यादव समाज से ही थे, रहने वाले वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के थे, लेकिन उनकी एक पीढ़ी पहले से या वो खुद जाकर बचपन से बस गए थे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के हो गए थे। उसके बाद से कोई यादव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से नहीं बना। और आज की तारीख की ये सच्चाई है कि पूरे देश में कोई यादव समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। एकमात्र अगर मुख्यमंत्री कोई है तो मोहन यादव है। अब बहुत से लोग जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको ये शिकायत हो सकती है, ये नाराज़गी भी हो सकती है, और उनको लगता होगा कि मैं बायस्ड होकर कुछ लोगों के बारे में बोलता हूँ। जैसे जब अखिलेश यादव की बात करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि एक पॉलिटिक्स उनके बस की नहीं है, उनको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। और मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स समझ में आती तो वो मोहन यादव का मजाक नहीं उड़ाते। मोहन यादव पिछली 14 फरवरी को, मतलब इसी महीने 14 फरवरी को पहली बार आजमगढ़ आए मुख्यमंत्री के रूप में। भाजपा का कार्यक्रम था, भाजपा एक कार्यक्रम चला रही है लोकसभा प्रवास योजना, यानी कुछ क्लस्टर बना दिए हैं लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के, जिनमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और इस तरह के बड़े पदाधिकारी जाकर एक रात वहाँ रुकते हैं, कोई 2 रात रुकते हैं, जो अलग अलग प्रभारी हैं जो केंद्रीय मंत्री वो 2 रात रुकते हैं। इसी योजना के तहत मोहन यादव वहाँ पहुँचे थे और 5 लोकसभा सीटों का, आजमगढ़ के आसपास की 5 जो लोकसभा सीटें हैं उनका एक क्लस्टर बना हुआ है। उसको संबोधित करने के लिए, उसको भाजपा से जोड़ने के लिए इन सभी सीटों से भाजपा पिछला चुनाव इन सभी सीटों पर हार गई थी। तो उस कार्यक्रम में मंच पर बैठकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पूछ रहे हैं कि क्या संबोधन करना चाहिए। अब इस तरह की बातें नेताओं के बीच में मंच पर अक्सर होती हैं, बड़ी स्वाभाविक बात है। आप नई जगह पर गए हैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष से या संगठन के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से ये सलाह मशवरा करते हैं कि क्या बोलना चाहिए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने मोहन यादव का मजाक उड़ाया और कहा कि एक कठपुतली है। उसके बाद लखनऊ में पोस्टर लग गए हैं कि मोहन यादव से अखिलेश यादव माफ़ी मांगे। उन्होंने मोहन यादव का अपमान किया है। अब इस सेंटिमेंट को अगर अखिलेश यादव समझते तो इस तरह की बात कभी न करते। मोहन यादव का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना सबसे बड़ा खतरा है खुद अखिलेश यादव के लिए, उनकी राजनीति के लिए। वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि अर्बनाइजेशन और संस्कृताइजेशन दोनों का जो सम्मिश्रण है और उसके साथ साथ लाभार्थी योजना, इन 3 का मिश्रण मिलकर जो है वो कास्ट आइडेंटिटी को लगातार धूमिल कर रहा है। और यादव समाज के लोग अपने को, जो गांव में जिस नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था अहीर, अब कोई अहीर नहीं रहा है, यादव समाज के लोग हैं। वो अपने को किसी सवर्ण से कम नहीं समझते हैं और हैं भी नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे व्यापार हो, या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ चल रहे हैं। वो अपनी पहचान अपनी जाति के आधार पर नहीं कराना चाहते, वो अपनी पहचान अपनी योग्यता के आधार पर कराना चाहते हैं। और अखिलेश यादव उनको घसीटकर फिर उसी
कास्ट आइडेंटिटी की ओर ले जाना चाहते हैं, जो उनको पसंद नहीं है। और ये बात अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रही है। मोहन यादव अपने परिश्रम से निचले पायदान के कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। उनका सम्मान करने की बजाय उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने एक तरह से उनका अपमान किया है। और उन सब लोगों का अपमान किया है यादव समाज के, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो आकांक्षी हैं, जो ऊपरी पायदान पर पहुंचना चाहते हैं, जो जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब का अपमान किया है। तो आप ये मानकर चलिए, इस लोकसभा चुनाव में यादव समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो उनका है, गांव के लोग तो अभी भी नहीं देंगे, अभी भी समाजवादी पार्टी को देंगे, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो है यादव समाज का, उसका एक हिस्सा, मैं सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देगा, उनकी नीतियों के नाम पर वोट देगा, उनकी सरकार के कार्यक्रमों के नाम पर वोट देगा, उनकी जो सामाजिक समरसता की जो नीति है उसके आधार पर वोट देगा। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते आप देखेंगे कि इसमें बड़ा अंतर आएगा। जिस तरह की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस तरह के राजनीतिक बयान देते हैं, उनको लगता है कि वो पूरी पार्टी, पूरा संगठन जो है वो ट्विटर या सोशल मीडिया के जरिए चला लेंगे, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर देंगे और उनका समाज उनके साथ रहेगा। और उनको लगता है कि केवल भाषण से या बयान से या टिप्पणी से जो है सब कुछ ठीक हो सकता है। बात पीडीए की करेंगे, लेकिन जब उसको लागू करने का समय आएगा, जब उसको जीवन में उतारने का समय आएगा, तब उससे हट जाएंगे। सबसे ताज़ा उदाहरण राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा का है। तो ये सब लोगों को दिखाई देता है, समझ में आता है। लोग अब अपना इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, वो हिस्सेदारी चाहते हैं, वो भागीदारी चाहते हैं, वो सम्मान चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, गरीब आदमी जो एक चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देता है वो है सम्मान। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो आप उसको सोने से लाद दीजिए, वो आपसे खुश नहीं होने वाला है। और जो सम्मान देता है उसको वो गले लगाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। ये राजनीति में ये जो बदलाव आया है, समाज में ये जो बदलाव आया है, इसको अखिलेश यादव जैसे लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इस जो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कह रहा हूँ, यही बिहार में हो जाएगा 2027 तक, ऐसा मैं नहीं मानता। बिहार में ये होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि सबसे कम अर्बनाइज्ड जो स्टेट्स हैं उनमें बिहार और बंगाल है। तो शहरीकरण सबसे कम हुआ है। जैसे जैसे इन प्रदेशों में शहरीकरण बढ़ेगा, खासतौर से बिहार की बात कर रहा हूँ, वैसे वैसे परिस्थिति में बदलाव आएगा। लेकिन शहरीकरण की प्रक्रिया बिहार में इतनी धीमी है कि उसमें लंबा समय लगेगा, तो इस बदलाव में भी लंबा समय लगेगा। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र बड़ी दूर की रहती है। वो जो कदम उठाते हैं, उन्होंने जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन उनकी नज़र, उनकी दृष्टि जो है वो तात्कालिक नतीजे पर नहीं थी, उनकी दृष्टि दूरगामी बदलाव पर थी, दूरगामी परिवर्तन पर थी। और वो परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, उनको मालूम है कि ये एक दिन में नहीं होगा। ये खेत में बीज डालने जैसा है कि उसके अंकुरित होने में और उसकी फसल तैयार होने में समय लगता है। उसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। आज बीज डाला और कल जो खोद कर देखते हैं, वो उस फसल को कभी तैयार नहीं होने देंगे। जो एक समय हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के बारे में कहते थे, इंदिरा जी पौधा लगाती हैं और दूसरे दिन उसको खोद कर देखती हैं कि जड़ तो नहीं पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी धैर्य से इंतज़ार करते हैं कि कब वो जड़ पकड़ लेगा। ये अंतर है मोदी और इंदिरा गांधी में, ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें, और उसका असर जो है पूरे देश में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो भाजपा को और मोदी को ये पता है कि इच्छा करने से मात्र से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। इसके लिए धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और इस प्रतीक्षा के क्रम में आपको अपना श्रम करते रहना है, अपना प्रयास करते रहना है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है,
लेकिन इसका जो असर होगा, इसका जो प्रभाव होगा, वो बड़ा दूरगामी होगा और पूरे समाज पर और पूरे देश पर होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।